नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 5 का पार्ट ए का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी नीनो डी कुन्हा, डी वास्को डी गामा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। प्रश्न संख्या 2, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेलस्ट, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी मुनरो, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, बी कर व्यवस्था लागू, सी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, डी भारतीयों को कंपनी के कार्यों में शामिल करना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों किया गया था? तो प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। प्रश्न संख्या 4, कौन एक मात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए लिटन, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी क्लाइव, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। प्रश्न संख्या 5, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर ए 1793 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। प्रश्न संख्या 6, किस आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, संघर्ष निरंतर संघर्ष, मेरी यही उत्तर है एमरो एवं क्रिप्स कोर? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, बी सबने अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, संघर्ष निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है एमरो एवं क्रिप्स कोर। प्रश्न संख्या 7, शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह, बी टोडरमल, सी मलिक अंबर, डी औरंगजेब, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मलिक अंबर। शिवाजी का जो कर व्यवस्था था वह किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो वह थी मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थे। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए स्वराज की मांग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, सी बहिष्कार की मांग, डी संविधान सभा के गठन की मांग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा के गठन की मांग। वर्ष 1907 में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल के विभाजन जो हुआ था उसका कारण कौन नहीं था? तो वह था संविधान सभा के गठन की मांग। तो कौन कौन से कारण था जिस कारण नरम दल और गरम दल के बीच सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में उसमें विभाजन हुआ? तो वह था स्वराज की मांग के कारण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग के कारण और बहिष्कार की मांग के कारण दोनों दलों में विभाजन हो गया था। कांग्रेस में विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच। प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मद्रास अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी लाहौर अधिवेशन, डी
दिल्ली अधिवेशन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? तो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन वर्ष 1929 में। प्रश्न संख्या 10, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी? ऑप्शन नंबर ए, नटाल इंडियन कांग्रेस, बी, टॉलस्टॉय फार्म, सी, फिनिक्स आश्रम, डी, सत्याग्रह आश्रम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्यों होगा ई? क्योंकि 100 ज़्यादा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि गांधी जी ने कब? तो 1894 में। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब? तो 1894 में इसकी स्थापना की थी नटाल इंडियन कांग्रेस। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। वहीं अपने मित्र थे, गांधी जी के एक सहयोगी थे जिसका नाम था कालेन बाग, की मदद से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में ही अपने मित्र कालेन बाग की मदद से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। किसकी स्थापना की 1904 में? तो वह फिनिक्स आश्रम की स्थापना। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 11, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर कथन दिया गया है पहला, खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। दूसरा, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तीसरा, 1921 में 396 हड़तालें हुई जिसमें 600,000 कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 3, डी, 1, 2, 3, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी 3 के 3 कथन सही है। खिलाफत आंदोलन के संबंध में तीनों कथन सही है। कौन कौन से कथन था? पहला कथन था, खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। दूसरा, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, ये भी सही है। तीसरा, 1921 में 396 हड़तालें हुई जिसमें 600,000 कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। प्रश्न संख्या 12, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया? ऑप्शन नंबर ए, 1828 में, बी, 1838 में, सी, 1849 में, डी, 1856 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। कब? 1849 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में, लाहौर में, नागपुर में, अहमदनगर में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। प्रश्न संख्या 14, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, बी, श्री रामकृष्ण, सी, राजा राम मोहन राय, डी, स्वामी विवेकानंद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। वहीं भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, और भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नव भारत का तारा भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को ही। प्रश्न संख्या 15, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने ब्रिसल और पाषाण कहकर किसे संबोधित किया? ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध, जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को, बी, हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले को, सी, सफाई कर्मचारियों एवं चंडालों को, डी, राजा की सेवा में लगे गुप्तचरों को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने ब्रिसल और पाषाण कहकर संबोधित किया था। प्रश्न संख्या 17, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर बम कांड, बी, कोल्हापुर बम कांड में, सी, लाहौर षड्यंत्र में, डी, काकोरी कांड में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था।
प्रश्न नंबर 18, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एलनबरो, डी डिजरेली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डिजरेली। डिजरेली जो था ब्रिटिश व्यक्ति डिजरेली, इसने ही स्वीकार किया था कि 1857 का एक विद्रोह जो है वह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने? तो डिजरेली ने कहा था, स्वीकार किया था जो कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। प्रश्न संख्या 19, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनायक दामोदर सावरकर, डी बिपिन चंद्र पाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1899 में। कब? तो 1899 में स्थापना की थी अभिनव भारत नामक स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न संख्या 20, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया? अंडमान निकोबार, बी रंगून, सी सिंगापुर, डी मांडले, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मांडले। केसरी में जो प्रकाशित लेखों के लिए जून 1896 में तिलक को अर्थात बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को कितना? तो 6 वर्ष के लिए सजा सुनाया गया और उसे मांडले जेल है कहाँ? तो वह है म्यांमार में से भेजा रखा गया था। कहाँ? तो बाल गंगाधर तिलक को म्यांमार के मांडले जेल में रखा गया था 1908 में। और बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी और गणेश उत्सव बनाना आरंभ किया था। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी राखीगढ़ी, सी बनवाली, डी धौलावीरा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ मिला? तो धौलावीरा है कहाँ? तो वह है गुजरात में। प्रश्न संख्या 22, 16 महाजनपद की अनुसूची किस स्रोत से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय, बी अर्थशास्त्र, सी मुद्रा राक्षस, डी भगवती सूत्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात यहाँ पर जो अंगुत्तर निकाय है इसमें भी 16 महाजनपद की सूची दी गई है। वहीं जैन ग्रंथ के जो भगवती सूत्र है यह जैन ग्रंथ से संबंधित है, तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की सूची के बारे में बताया गया है। और इसकी बात करें यहाँ पर 16 महाजनपदों की सबसे महान जनपद कौन था? तो वह था मगध। और मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वह थी राजगीर। तो 16 महाजनपद की सूची में किस सूत्र में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। और 16 में महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो वह था मगध। और मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या था? तो वह था राजगीर। प्रश्न संख्या 23, हूनों का संघर्ष किस शासक से हुआ? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। हूनों का संघर्ष किस शासक से हुआ? तो वह हुआ था स्कंदगुप्त से। प्रश्न संख्या 24, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी पल्लव, डी चालुक्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चोल। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, क्या नाम था उसका? वह था चोल राजवंश। प्रश्न संख्या 25, द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मदुरई में, बी कांची में, सी तंजौर में, डी कपाटपुरम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कपाटपुरम में द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। संगम युग में जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में कितने संगम युग द्वितीय संगम का ना, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय संगम कपाटपुरम में। और संगम युग में जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था। पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, और तीसरा भी हुआ था मदुरई में। तो पहला और तीसरा कहाँ हुआ था? मदुरई में। दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। प्रश्न संख्या 26, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला और है मुगल शासक और दूसरा है संबंधित मकबरा।
तो सूची 1 में दिया गया हुमायूं, शेरशाह, सी है जहांगीर, डी अकबर। सूची 2 में दिया गया संबंधित मकबरा दिल्ली, लाहौर, सासाराम, सिकंदरा। तो इसका हम यहीं पर देख लेते हैं क्या होगा सही उत्तर। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वह है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो वह है सासाराम, बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम जो कि बिहार में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अगर बात करें जहांगीर की मकबरा तो वह है लाहौर में। और अकबर की मकबरा कहाँ है, तो वह है सिकंदरा, आगरा के निकट। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में, और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, और अकबर की मकबरा है सिकंदरा में। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 1 का ए, बी का 3, सी का 2, डी का 4। प्रश्न नंबर 27, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी मोहम्मद शाह, डी औरंगजेब। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के समय। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह प्रथम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय। मुगल राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो वह था बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न संख्या 29, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह सूरी, डी बलबन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। मध्यकालीन शासक जो थे शेरशाह सूरी, उसने ही रुपया का प्रचलन कराया था। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर ए टॉमस रो, बी बर्नियर, सी मोनुची, डी फ्रांसिस्को पेल्सेट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए आचरण की शुद्धता, बी आत्म सुधार, सी एकेश्वरवाद, डी अहिंसा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। बिरसा मुंडा के आदर्शों में कौन सा शामिल नहीं था? तो वह अहिंसा शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 32, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह, डी 1857 की क्रांति। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 की क्रांति। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व हुआ था? तो वह हुआ था 1857 से तुरंत पहले हुआ था लोटा विद्रोह। प्रश्न संख्या 33, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि शाह आलम द्वितीय, लॉर्ड कैनिंग बहादुर से द्वितीय कहा, सी है लॉर्ड डलहौजी फर्रुखसियर, डी है लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले गवर्नर जनरल और शासक कौन था? तो वह गवर्नर था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय कहा था जो कि आप लाल किला खाली करके कुतुब पर जाकर रहिए। प्रश्न संख्या 34, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1906, 1907, 1908, 1909। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1908। क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? तो 1908 में। प्रश्न संख्या 35, एकमात्र बौद्ध संगति का आयोजन जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया,
कौन से बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए प्रथम का, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया। प्रथम कहाँ हुआ था? तो याद यहाँ रखिएगा, प्रथम किया गया था राजगिरी में, द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में, द्वितीय वैशाली, तृतीय पटना में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। प्रश्न संख्या 36, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमार उद्योगों से, बी कर सुधारों से, सी बीमा क्षेत्र से, डी बैंकिंग क्षेत्र से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना दर्ज किया गया? 6.8%, बी 7.8%, सी 9.3%, डी 5.3%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9.3%। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.3% रहा। प्रश्न संख्या 38, 15वें वित्त आयोग ने कुल वित्तरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है। ऑप्शन नंबर ए 9.67%, बी 9.51%, सी 10.86%, डी 10.06%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10.06%। 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी 2020-21 के लिए कितनी तय की है? तो 10.06%। प्रश्न संख्या 39, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई? ऑप्शन नंबर ए 2004-05, बी 2005-06, सी 2013-14, डी 2012-13, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2013-14 में बिहार में बाल बजट की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 41, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार में भारत की श्रेणी कितनी है? तो वह है द्वितीय स्थान पर। पहला कौन है? तो पहला है चाइना। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत इकाई का, बी मांग एवं पूर्ति का, सी बाजार का, डी राष्ट्रीय आय का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत इकाई का व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है? तो मांग और आपूर्ति का, राष्ट्रीय आय का और बाजार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 43, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होगा, बी ऋणात्मक होगा, सी शून्य होगा, डी 1, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शून्य होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो वह शून्य होगा। अगर बात यहाँ करें जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? वह धनात्मक होगी। अगर कुल उपयोगिता में कमी होगी तो ऋणात्मक होगी और अधिकतम होगी तो शून्य होगी। प्रश्न संख्या 44, किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है? ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली, बी डुओपोली, सी मोनोपोली, डी ओलिगोपोली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोनोपोली में सिर्फ एक क्रेता होता है। प्रश्न संख्या 45, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध, डी अधिकार परीक्षा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा। कौन सा रिट? तो अधिकार परीक्षा जो है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है।
प्रश्न संख्या 46, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तो संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी होगा 6 माह तक, बी 1 वर्ष तक, सी 2 वर्ष तक, डी प्रस्ताव में निर्दिष्ट अवधि तक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष तक। यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी और यह प्रस्ताव अधिकतम कितने दिन तक प्रभावी होगा? 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। प्रश्न संख्या 47, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? पहला है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा परिवार नियोजन, चौथा जन स्वास्थ्य। इसका कोड दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 3, 4, डी 1, 2, 4। तो इसमें से कौन सा है समवर्ती सूची में? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। वहीं जन स्वास्थ्य की बात करें तो यह किस सूची में है? तो यह राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य क्या है? तो यह है राज्य सूची का, लेकिन शिक्षा, वन और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 48, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी लोक लेखा समिति को, सी राष्ट्रपति को, डी प्राक्कलन समिति को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट सौंपता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है अर्थात सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संचित निधि अनुच्छेद 266, लोक लेखा निधि अनुच्छेद 2, सी दिया गया है आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267, डी वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। अर्थात यहाँ जितना दिया गया है विकल्प सभी के सभी विकल्प सही है। अर्थात अनुच्छेद 266 में संचित निधि, अनुच्छेद 2 में लोक लेखा निधि, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का दिया गया है। प्रश्न संख्या 50, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? पहला कथन है जो कि वह विधानमंडल का अंग होता है, दूसरा राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, तीसरा वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। कूट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी केवल 1 सही है, डी 1, 2 और 3 तीनों सही है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 अर्थात तीनों के तीनों कथन सही है राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण भी कर सकता है राज्यपाल, और वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 51, सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान के तहत, बी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत, सी संसदीय विधि के तहत, डी विशेष कानून के तहत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत सदन के नेता के पद का उपबंध किया गया है। प्रश्न संख्या 52, लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा की प्रक्रिया से, बी संविधान से, सी संसदीय परंपराओं से, डी राष्ट्रपति से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। अर्थात यहाँ पे ए बी सी तीनों कथन सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो लोकसभा की प्रक्रिया से संबंधित लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त है, दूसरा संविधान से शक्ति प्राप्त है, तीसरा संसदीय परंपराओं से लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति प्राप्त किया गया है। आज की वर्ग की समाप्ति यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।